नमस्कार साथी, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो 2013 में हुआ था पेपर, उसका सामान्य अध्ययन का पेपर है। और इसमें सभी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न के एग्जाम हो चुके हैं और आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, जिसमें आपकी समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और क्या बोलते हैं पीसीएस का जो अभी है 7 और 8 दिसंबर को, उसके बाद 22 और 23 दिसंबर को आपके समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम लगा है। तो ये सभी प्रश्न आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसको रिवीजन करते रहें, जो भी आपका समय महीना डेढ़ का बचा है लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें तो बेहतर है, आप अच्छा कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक, तो हमारा प्रश्न है आज प्राचीन इतिहास से संबंधित है इसमें, तो डिस्कस करते हैं इस प्रश्न के ऊपर। और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक, प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर, ये आपका पड़ेगा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। महदहा, लेखहिया या चोपनी मांडो से, तो ये महदहा में पड़ेगा आपका, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो मध्य पाषाणीन स्थल महदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं और महदहा से प्राप्त प्रमुख उपकरणों में से ब्लेड, खुरचनी, भेदक, चांद्रिक, त्रिभुज, समलंब, चतुर्भुज उल्लेखनीय है। यहाँ से सींग की हड्डी से बने उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। महदहा स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी पड़ता है, यही है। ठीक, और पट्टी तहसील में स्थित है। ठीक, अगला हमारा है प्रश्न, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? ऑप्शन इसके लोथल, ये आपका गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान, धौलावीरा हरियाणा में और सुरकोटदा ये पड़ेगा। और आपका इसका फिलहाल सी ऑप्शन धौलावीरा होगा। ठीक, तो धौलावीरा जो है ये नहीं, एक कालीबंगा राजस्थान, लोथल और धौलावीरा ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है और इस स्थल की खोज जो है 1990 और 91 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। और अन्य हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों, किला या नगर दुर्ग और निचले नगर में विभाजित थे, किंतु इनमें भिन्न धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जिनमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। और ऐसी नगर योजना अन्य हड़प्पा कालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। अगला है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? मतलब होता क्या, कौन सा शब्द था, किसके लिए था? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। गद्य और पद्य में लिखा हुआ है इसमें, और ऋग्वेद सबसे पुराना है। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर ऋग्वेद है। मुंडक निषद इसी से संबंधित है। गायत्री मंत्र इसी से अवतरित किया गया है। तो ऋग्वेद का पुरोहित वेद संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। होता का कार्य देवताओं को यज्ञ में आहूत करना माने बुलाना होता है। और ऋचा पाठ करते हुए स्तुति करना था। सामवेद का पुरोहित उद्गाता, यजुर्वेद का अधर्व तथा अथर्ववेद का ब्रह्म कहलाता था। ठीक, अगला है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न। चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी, तो ये तीसरी थी, ये चतुर्थ थी। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुई थी, 5500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, पहली हुई थी अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व। दूसरी हुई थी काला शोक के समय और 383 में। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन तो सही होगा, कनिष्क के समय में कुषाण वंश का था ये। तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में संपन्न हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष, पूछ लेते हैं एग्जाम में। और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ। याद रखना, हीन और महायान में कब बटा? तो अंतिम में बट गया था। ठीक, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो ये पूर्व या पोरस था इसका। ठीक, वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने 326 में पूर्व खैबर दर्रे के पास, खैबर दर्रा कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान और भारत के बीच में पड़ता है, और यहीं से प्रवेश किया था। सिकंदर के भारत पहुंचने तक पर तक्षशिला के राजा आम्भी ने इसकी सहायता का वचन देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। झेलम तथा चिनाब नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पूर्व या पोरस द्वारा सिकंदर के समक्ष
समर्पण की मांग ठुकरा देने के फलस्वरूप झेलम में बितरता, इसे हाइडेस्पिच का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में पोरस की हार हुई, किंतु उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसे लौटा दिया था। ठीक, अगला शक संवत प्रारंभ होता है। तो शक संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व में, ये है विक्रम संवत। तो इसका राइट आंसर ए होगा। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने अपने राज्यारोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में शक संवत के प्रारंभ किया है। चौथी बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी, और कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना भी किया था। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? ऑप्शन इसके अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, मेगास्थनीज इंडिका और वायु पुराण। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे रचित है, इसमें वर्णन मिलता है। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था, और यह एक यूनानी राजदूत था। इसकी प्रमुख रचना इंडिका है, जिसमें मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभक्त किया था, जिसमें से दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा और निरीक्षक मंत्री थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलन होने का अपने ग्रंथ इंडिका में कोई उल्लेख नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से लघु वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा कुरल। तो तमिल भाषा में रचित कुरल जो है तिरुकुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है, और इसके रचयिता हैं तमिल कवि तिरुवल्लुर। ठीक, और तिरुवल्लुर वर्तमान में तमिलनाडु में एक स्थान भी है, जगह। ठीक, और इस ग्रंथ में कुल 133 अध्याय और 1330 कविताएं हैं। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। ठीक, अगला है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी की राजनैतिक घटनाएं हैं, सामाजिक स्थिति क्या है इसकी? तो चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पान वारियम, एरी वारियम, टोट वारियम या संवत्सर वारियम? राइट आंसर इसका सी है, टोट वारियम। ठीक, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चोल प्रशासन में वारियम अर्थात कार्यकारिणी समिति के सदस्य वार्य पेरुमक्कल कहलाते थे। इसमें कुल 30 सदस्य होते थे, जिसमें 12 बुजुर्ग व विद्वान सदस्य को वार्षिक समिति, संवत्सवारियम के लिए 12 सदस्य उद्यान समिति तोटवारियम तथा 6 सदस्य तड़ाग यानी तालाब समिति के लिए होते थे, और इनको एरवारियम के नाम से भी जाना जाता था। अगला है दिल्ली सल्तनत। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार में संबंधित था? तो शाहनामा फिरदौसी की है फिलहाल। सुबुक्तगीन, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी अल्पतगीन। तो इसका फिलहाल क्या दिया हुआ है? तो दिया गया प्रश्न त्रुटिगत है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है ना। और यह एक महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध कवि था। फरिश्ता जो है 1560 से 1620 ईस्वी में तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी है, और इसका पूर्व नाम मोहम्मद कासिस हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया, और इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। मराठा वंश से कुछ प्रश्न हैं, तो इसको देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ताराबाई के हाथ में था। ये एक लेडीज थी। पूछा भी जाता है कि औरंगजेब के बाद कौन सी महिला थी जिसने शासन संभाला? तो ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास हुई थी, और इस समय मराठा नेतृत्व जो है राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई के हाथ में था। ताराबाई ने अपना वर्षीय पुत्र 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, मुगल साम्राज्य से संबंधित ये भी है। तो निम्न में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण पर था? ठीक, तो ये लॉर्ड मेयो था। ठीक, और इसी समय में 1872 में जनगणना हुई थी, आपको याद होगा। 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी। ठीक, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के समय ये था। लॉर्ड मिंटो
9 के लगभग था। ठीक, तो लॉर्ड मेयो जो है 1869 से 72 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान फरवरी 1872 में एक अफगान सोरे अली दंडित अपराधी द्वारा चाकू मारकर कर दी गई। मेयो प्रथम गवर्नर था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। मेयो ने अफगानिस्तान के संदर्भ में सर जॉन लॉरेंस की नीति का समर्थन किया। रिचर्ड ब्रुक मेयो के छठे अर्ल को लॉर्ड मेयो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला है प्रमुख संस्थाएं, संधियां और आयोग हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। इलाहाबाद में इसने अध्यक्षता की थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में इलाहाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में जॉर्ज यूल को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और जॉर्ज यूल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। पूछा भी जाता है ये कई बार प्रश्न। ठीक, अगला है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। शारदा अधिनियम में लड़के और लड़कियों का विवाह की आयु क्या थी न्यूनतम? तो शारदा अधिनियम में 14 से 18 वर्ष थी। 14 वर्ष लड़के और 18 पुरुष की थी। ठीक, और 1929 के अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा, इन्हीं के नाम से शारदा अधिनियम हुआ है। प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना जिसमें लड़कियों में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 से 18 वर्ष थी। ठीक, अगला स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग था और इसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा था। ठीक, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था 1856 से 62। ठीक, और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, ये भी पूछा जाता है, तथा ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के कार्यकाल में ही पारित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिटी कहा जाता है? तो ये फिलहाल मद्रास प्रेसिडेंटी अकाल जो 1866 से 67 के बीच में हुआ था यही है। ठीक, तो 1866-67 का उड़ीसा अकाल अपनी भयावहता के कारण प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। यह अकाल जो है 1866 में पूर्वी किनारा कोस्ट से लेकर मद्रास तक फैला था। इसने लगभग 4 करोड़ 45 लाख आबादी को अपनी चपेट में लिया था। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के मंत्री नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर सी है, अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, तो 2 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा जो है 24 अगस्त 1946 को हुई थी। और लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई और जगजीवन राम, इनकी बेटी मीरा कुमार है, लोकसभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। याद रखना बिहार से संबंधित है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। गजनफर अली खान, लियाकत अली खान, अब्दुर्रब नस्तर, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, डॉक्टर CH भाभा शामिल थे। और इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अबुल कलाम आज़ाद के इसमें नाम शामिल नहीं था। ठीक, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक, और स्वराज शब्द की उत्पत्ति इसमें आनंद मठ से हुई है, भी याद रखना। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया। तिलक ने उद्घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन वास्तव में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती, ये देखो ना, आनंद मठ से किया गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, तो इन्होंने बेलगाम में किया था 1924 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी होगा। तो दिसंबर 1924 जो कर्नाटक में पड़ता बेलगाम में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था जिसको गांधी जी ने नियोजित किया था। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय जो मैजिनी को है इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये थे आज के हमारे 20 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। और
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जिसकी भी आगामी परीक्षाएँ हैं मेहनत करते रहें और भविष्य में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय सभी को।